नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे सभी बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, 30 जुलाई से 4 अगस्त तक खुलेगा बाजार। बताएंगे आपको सभी गाइडलाइंस, क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा, बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। साथ ही बताएंगे 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 768 मरीजों की हुई मौत, 15,30,000 के पार कोविड-19 के कुल हुए मामले। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको कोरोना वायरस को लेकर पूरा अपडेट। साथ ही बताएंगे सरकार ने क्या क्या बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी हुए हैं ये नए आदेश, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे जो बकरीद को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। साथ ही आपको भयंकर बारिश के बारे में भी बताएंगे। जी हां, अगले 24 घंटे में यूपी के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। देश के इन राज्यों को आईएमडी ने भी दी चेतावनी। साथ ही आप जानेंगे 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 10 नियम, पड़ेगा आप पर सीधा असर। जी हां, बस 2 दिनों में जुलाई महीने का अंत हो रहा है और अगस्त के महीने से कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच 1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की आज बैठक होगी। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी, दे सकते हैं पीएम मोदी। साथ ही एक और बड़ी खबर के बारे में हम आपको बताएंगे। आज भारत पहुंचेगी राफेल की पहली खेप, अंबाला तैयार, वायुसेना प्रमुख करेंगे रिसीव। राफेल को लेकर पूरे देश में बड़ी चर्चा हो रही है, राफेल को लेकर बताएंगे पूरी जानकारी। साथ ही एक और बड़ी जानकारी भी आपको बताएंगे। पीएम मोदी जल्द बड़ा ऐलान करने वाले हैं। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, सभी को मिलेंगे 7,500 रुपये। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है जो आप जानेंगे पूरे विस्तार से। जी हां, रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। अब इस तरह से बनेगी पेंशन, तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखें इस वीडियो को। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचें आपको सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक खुलेगा बाजार, जाने क्या क्या हैं गाइडलाइंस। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में लॉकडाउन को लेकर आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी है। दरअसल कोरोना की वजह से शहर में पहले लेफ्ट राइट सिस्टम लागू था, लेकिन अब पर्व त्योहार को देखते हुए पूरे बाजार को खोलने की मांग की जा रही है। अब खबर मिल रही है कि 30 जुलाई से 4 अगस्त तक बाजार पूरे खोलने को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की सहमति बन गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 30 जुलाई से 4 अगस्त तक इंदौर शहर के सभी बाजारों को पूरी तरह से खोला जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं, जिसे हर साल में सभी को मानना होगा। आपदा प्रबंधन ने आम लोगों से अपील की है कि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, खासकर वैसे लोग घर से बाहर ना निकलें जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर आदि गंभीर बीमारियों के मरीज हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने अनुसार शहर के विभिन्न बाजारों के संगठनों ने स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने और खरीदारों को मास्क लगवाने की जवाबदारी ली है। व्यापारियों से कहा है कि जो लोग बिना मास्क के सामान खरीदने आएँ तो उन्हें बिल्कुल सामान नहीं दिया जाए। गौरतलब है कि 2 दिन से कांग्रेस नेता शहर में आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस विधायक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां की प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों में भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बड़े और छोटे व्यापारियों में भेदभाव कर रहा है। साथ ही 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 768 मरीजों की मौत हुई है। 15,30,000 के पार हो गए हैं कोविड-19 के कुल मामले। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू से बाहर है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 15 लाख के पार हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 768 लोगों की मौत हुई है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा। अमेरिका और ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में क्रमशः 1235 और 955 मौतें हुई थीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 15,31,669 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
इनमें से 34,193 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,88,029 ठीक भी हुए हैं। 5,09,000 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। यानी कि देश में अभी 33.26% एक्टिव केस हैं, 64.50% इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और 2.23% लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही बकरीद के लिए गाइडलाइन जारी हुए हैं ये आदेश। अनिल के रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा समस्त जनपद प्रभासियों, सेना नायकों एवं परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना काल को देखते हुए आगामी त्यौहार ईद उल जुहा यानी बकरीद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अनिल के रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों, सेना नायकों एवं परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना काल को देखते हुए आगामी त्यौहार ईद उल जुहा यानी बकरीद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अशोक कुमार, महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड द्वारा आगामी त्यौहार को देखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को सभी जनपद प्रभारियों को समझाते हुए इनका अनुपालन कराने हेतु निर्देश किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद प्रभारियों, सेना नायकों एवं परिक्षेत्र प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी बकरीद त्यौहार के दृष्टिगत समस्त जनपद प्रभारी जिलाधिकारी से समन्वय बनाते हुए मस्जिद के मौलवियों एवं धर्मगुरुओं से नमाज एवं कुर्बानी के संबंध में वार्ता कर लें। इस अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो। पुलिस कर्मियों को बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाना है, इसलिए पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत एसओपी को और अधिक कड़ाई से लागू कराने, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन कराने एवं अनावश्यक एक्सपोजर से बचने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन्स एवं पीएसी बटालियनों में आयोजित होने वाले सामूहिक समारोह को इस वर्ष कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, पुलिस लाइन एवं पीएसी बटालियन में आयोजित होने वाले समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग एवं गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही भयंकर बारिश, अगले 24 घंटे यूपी के लिए भारी बारिश के ऐलान किए गए हैं। देश के इन राज्यों को आईएमडी की भी चेतावनी दी गई है। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति है। हालांकि देश के कई हिस्से अभी भी ऐसे हैं बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगरा और आसपास के क्षेत्र में हल्की तीव्रता की बारिश होने की संभावना है। 29 से 30 जुलाई तक देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली वालों को खुशखबरी दी है। दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि निचले इलाकों और सड़कों में पानी भर सकता है, जिससे बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 जुलाई की शाम को 1 से 2 बार बारिश होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आईएमडी की भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इनमें से पश्चिम यूपी से लेकर बुंदेलखंड और तराई के जिले शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक इन जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी खतरा है। पश्चिम यूपी के जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है वे मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इसके अलावा तराई के जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, अनुमान के मुताबिक 30 जुलाई को इनमें से कुछ जिलों में 100 मिमी से भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। 29 जुलाई को वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, मऊ और बलिया में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि इस दौरान इन शहरों में भारी बारिश से जल जमाव की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही बिजली सप्लाई और यातायात भी बाधा हो सकती है। साथ ही आप जानेंगे 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये 10 नियम, पड़ेगा आप पर सीधा असर। बस 2 दिन में जुलाई महीने का अंत हो रहा है और अगस्त के महीने से कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच 1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। मालूम हो कि 1 अगस्त से कार और बाइक खरीदने वालों को आज की तुलना में कम कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको इन बदलाव के बारे में बता दें ताकि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। नई कार और मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए यह जानकारी
और अच्छी खबर है, 1 अगस्त से कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और टू व्हीलर के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं है। झरडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज्ड थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। झरना ने कहा है कि इनके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, इससे गाड़ी लेना मुश्किल हो जाता है। साथ ही एलपीजी गैस की कीमत में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 1 अगस्त से कुकिंग गैस की कीमत में बदलाव होगा। पिछले 2 महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। ऐसे में तीसरे महीने में ये तेजी कायम रहेगी या नहीं, ये देखना होगा। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है। साथ ही पीएम किसान की दूसरी किस्त भी जारी होगी। इसके साथ ही 1 अगस्त से पीएम किसान योजना के तहत दूसरी किस्त जमा होगी। पीएम किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, इसके तहत देश में हर रजिस्टर्ड किसान के खाते में 1 साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 6 हज़ार रुपये जमा किए जाते हैं। साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल महीने में आई थी, ये दूसरी किस्त होगी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9,185 करोड़ किसानों के खातों में नकद लाभ पहुंचाया है। योजना का लाभ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे अकाउंट में पहुंचाया जाता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिका 10 वर्ष की हुई हैं, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने का मौका है। गरीब या निम्न माध्यम वर्गीय परिवार में बेटी को बोझ नहीं समझने, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में हर तिमाही में समीक्षा होती है। अभी इस पर 716% का ब्याज दिया जा रहा है। साथ ही आरबीएल बैंक ने हाल में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज में कटौती की है। अब सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपए तक के जमा पर 6% और 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 6.75% ब्याज मिलेगा। वहीं ग्राहक अब 1 महीने एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। साथ ही 2019-20 के लिए इन्वेस्टमेंट दिखाने का आखिरी मौका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लें। सीबीडीटी ने 80D के तहत मेडिकल क्लेम, 80G के तहत डोनेस्ड इन्वेस्टमेंट दिखाने का समय भी 31 जुलाई तक बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 जुलाई तक है ये बड़ा मौका। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय सीमा 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही है, इसलिए समय रहते ये काम कर लें। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 80C, 80D, 80G दान के तहत इनकम टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश भुगतान करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 है। अगस्त के महीने में इसे करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही पीपीएफ पर पेनाल्टी खत्म हो रही है। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी खत्म कर दी थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रैंकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले यह तारीख 30 जून तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया था। साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक। आज 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आज 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है। इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदल जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। शिक्षा नीति का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल, कमर्शियल और विदेशी निवेश एफडीआई को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ पर पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफ़ी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने
हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ भविष्य के लिए विजन एवं रूपरेखा पर चर्चाएं और विचार विमर्श करेंगे। इस विचार मंथन सत्र के एजेंडे में शामिल विषयों में ऋण उत्पाद और वितरण, डिलीवरी के लिए प्रभावकारी मॉडल, प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण और तौर तरीके शामिल होंगे। आज भारत पहुंचेगा राफेल की पहली खेप, अंबाला तैयार, वायुसेना प्रमुख करेंगे रिसीव। भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफ़ी लंबे वक्त से जिन लड़ाकू विमान का इंतजार था वो राफेल विमान आज भारत पहुंच रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुंचेगी। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान होंगे जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। अंबाला एयरबेस से सटे 4 गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां आधिकारिक फोटोग्राफी से अलग फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही एक जगह लोगों के जुटने पर भी रोक है। अंबाला में आज मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग की ओर से बारिश होने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में जोधपुर में बैकअप प्लान तैयार है जहां राफेल को उतारा जा सकता है। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। इसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड में से एक है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को आज ताकतवर लड़ाकू विमान मिल रहे हैं जिनकी तैनाती उत्तर भारत के बेस पर ही की जा रही है ताकि मुश्किल वक्त के दौरान दुश्मन को मजा चखाया जा सके। मंगलवार को राफेल विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी थी जिसके बाद एक बार हवा में ही उनकी फ्यूलिंग हुई, जिसके बाद 5 लड़ाकू विमान UAE के अल दाफरा बेस पर रुके। बुधवार सुबह सभी विमान यहां से उड़ान भरेंगे जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक वो भारत के अंबाला पहुंच जाएंगे। करीब 1.5 दशक के बाद भारतीय वायुसेना में इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किसी लड़ाकू विमान की एंट्री हो रही है और वो भी राफेल, जो कि पिछले 2 से 3 सालों से देश में राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा है। ऐसे में अब जब अंबाला एयरबेस पर इसकी लैंडिंग होनी है तो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। बेस के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही आधिकारिक फोटोग्राफी के अलावा किसी तरह की फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सिर्फ अंबाला ही नहीं बल्कि राजस्थान के जोधपुर में भी तैयारियां की जा रही हैं जिसे बैकअप के तौर पर किया जा सकता है। उत्तर भारत में आज तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में अगर मौसम की कुछ परेशानी होती है तो राफेल को जोधपुर में भी उतारा जा सकता है। आज दोपहर को राफेल विमान भारत पहुंचेंगे जिसके बाद वायुसेना प्रमुख की उपस्थिति में उन्हें रिसीव किया जाएगा। हालांकि ये वायुसेना में फाइनल इंडक्शन नहीं होगा क्योंकि वो प्रक्रिया अगस्त के आखिरी में की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर मेहमान उपस्थित रह सकते हैं। साथ ही जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, मिलेंगे सभी को 7,500 रुपये। केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। यह तोहफा सरकार गर्भवती महिलाओं को देने वाली है। फरवरी में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाली गर्भवती महिला को प्रसूति खर्च 7,500 रुपये दिया जाएगा। अब मोदी सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम मोहर लगाने जा रही है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन पर हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद सरकार अंतिम फैसला करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। अभी गर्भवती महिलाओं को यह राशि 5,000 रुपये मिलती है। अब इसे मिलने वाले पैसे में 2,500 रुपये और बढ़ाने की तैयारी है। ISIC की स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित महिला कर्मचारी व बीमित पुरुष कर्मचारी की पत्नी के लिए प्रसूति खर्च सरकार देती है। ये प्रसूति खर्च उन लाभार्थी महिलाओं को मिलता है जो ESIC नेटवर्क के अस्पताल या औषधि केंद्रों तक पहुंच नहीं होने की वजह से अन्य अस्पतालों में मातृत्व सेवाओं का लाभ लेती हैं। ये मातृत्व सहायता सिर्फ 2 बच्चों के लिए दी जाती है। फिलहाल अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च पहले से 2,500 रुपये अधिक मिलेंगे। साथ ही रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, अब ऐसे बनेगी पेंशन। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 महामारी के कारण अगर उनकी पेंशन नहीं बन पाती है तो उन्हें प्रोविजनल पेंशन मिलने लगेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने
इसका ऐलान किया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट होता है। एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक प्रोविजनल पेंशन का नियम नया नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे प्रोविजनल पेंशन शुरू हो जाता है। पेंशन की रकम उसकी लास्ट ड्रॉ सैलरी पर निर्भर करती है। एक्चुअल पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मुख्य दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है या वे सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म संबंधित वेतन और लेखा पे एंड अकाउंट कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति में ना हो। खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग अलग शहरों में हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह के मुताबिक यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जरूरी है जो एक शहर से दूसरे शहर लगातार आते जाते हैं। इनके हेड ऑफिस, सैलरी और अकाउंट दफ्तर दूसरे शहरों में होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन से और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसे ऐसे तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के रिटायरमेंट के दिन से ही पीपीओ दे सकें। हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर का काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सकता, लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। इसलिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन पेमेंट में देरी से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी रुकावट के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक अस्थायी पेंशन की रकम मिलेगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।